भारत पाकिस्तान के बीच में क्या 6 महीने बाद युद्ध होने जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल के मायने बहुत बड़े हैं, लेकिन यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? इस सवाल के पीछे कौन से ऐसे तर्क हैं जो इस सवाल को मजबूती देते हैं? क्या यह सवाल हवा हवाई है या फिर इस सवाल में वाकई दम है? क्या इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? क्या 1971 में 54 साल पहले जो कुछ हुआ था, क्या वैसा ही एक बार फिर से होने जा रहा है? क्या 1971 के मार्च का महीना आज 2025 में अब मई का महीना बन गया है, और 1971 दिसंबर में जो कुछ हुआ, क्या वो दिसंबर 2025 में होने जा रहा है? सवाल ये है। आप जरा किताबों को उठा करके देखिए, इंटरनेट पर जाकर के देखिए। 1971 मार्च में उस वक्त के सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ, उनकी स्टेटमेंट निकाल करके पढ़िए। उनका संवाद हो रहा था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ में, वो निकाल करके देखिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि क्या वाकई फिर से वही हालात, फिर से वही चीजें शेप ले रही हैं, आकार ले रही हैं। मार्च 1971 में इंदिरा गांधी जी ने, उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनको कहा कि आप युद्ध के लिए तैयारी करिए, हमें पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना है। लेकिन सैम मानेकशॉ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने युद्ध के लिए मना कर दिया, और युद्ध के लिए मना करते हुए उन्होंने अपने पीछे जो कारण दिए, एक एक करके वो आपके स्क्रीन पर आपके साथ में साझा करने वाला हूं। सैम मानेकशॉ ने जब युद्ध के लिए मना किया और उसके बाद में उन्होंने वो तैयारी की, वो 6 महीने का समय लिया, उसके बाद में एक ऐतिहासिक दिन आया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ। पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया और दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। तो क्या वाकई उसी तरीके की, उसी तरह से एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त में होने वाली है? और उसके लिए एक समय लिया गया है, और वो समय 5-6 महीने का कम से कम होगा। और 6 महीने बाद फिर जो 1971 में हुआ था वो 2025 में होगा। एक वजह यह भी है कि 22 अप्रैल से और 10 मई के बीच में, इन 20 दिनों में दुनिया भर में भारत के साथ में कोई बड़ा मुल्क खुल करके साथ नहीं आया। क्या वाकई इसको लेकर के भी अब होमवर्क किया जाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह बात समझ में आ गई कि दुनिया भर में विदेश नीति के नाम पर जो छवि बनाई गई या छवि गढ़ी गई, वो अलग बात है, और जब मुश्किल हालात होते हैं, जब परीक्षा की घड़ी होती है, उस वक्त के हालात और उस वक्त में साथ देना, वो अलग अलग बात है। क्या अब 6 महीने में वो इस बात पर भी काम करेंगे कि दुनिया भर में अलग अलग मुल्क जो भारत के साथ में अलग अलग समय पर खड़े हुए हैं, वो मुश्किल हालात में भी ना केवल साथ में खड़े हों, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो साथ में लड़ने का भी काम करें? इस पर भी काम होगा। जरा 1971 का वो दौर याद करिए और 1971 का वो समय याद करिए, फिर आपको आज 2025 का समय कुछ कुछ वैसा ही दिखने लगेगा। जब इंदिरा गांधी ने मार्च में युद्ध शुरू करने का दबाव बनाया, तो मानेकशॉ ने स्पष्ट कह दिया कि आप युद्ध लड़ना चाहती हैं या जीतना चाहती हैं। उन्होंने इंदिरा को समझाया कि जल्दबाजी में युद्ध करने से 1962 के भारत चीन युद्ध जैसी हार हो सकती है। उनकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास के कारण इंदिरा ने उनकी सलाह मानी। नतीजतन दिसंबर 1971 में शुरू हुआ युद्ध केवल 12 दिन में समाप्त हो गया, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया।
बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, मानेक शॉ की यह रणनीति और उनकी कुशलता और नेतृत्व का परिणाम थी जिसने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब 6 महीने के अंदर मानेक शॉ ने ऐसी कौन सी तैयारी की, 6 महीने में मानेक शॉ ने किस तरीके से सेना को, राष्ट्र को, सबको समझा, परखा, और उसके बाद में सेना की जो तैयारी थी, जो जीत की तैयारी थी, उसको कैसे किया वो जरा देख। सेना की तैयारी के लिए मानेक शॉ का मानना था कि भारतीय सेना मार्च अप्रैल 1971 में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उन्हें सैनिकों के प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति और रसद को मजबूत करने के लिए समय चाहिए था। सैम मानेक शॉ इस बात को मान करके चल रहे थे कि 1971 में, अप्रैल 1971 में सेना तैयार नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि आप युद्ध लड़ना चाहती हैं या युद्ध जीतना चाहती हैं, वरना 1962 वाले हाल हो जाएगा। सेना को बखूबी समझ रहे थे और प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर के प्रधानमंत्री को खुल करके हां या ना कहने की हिम्मत भी रखते थे। उन्होंने कहा कि आपका आदेश होगा तो मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा, लेकिन युद्ध का परिणाम वो क्या होगा मैं ये नहीं कह सकता हूं। सेना हमेशा 24 घंटे 365 दिन अलर्ट मोड पर रहती है और हमेशा तैयार रहती है। आज भी अगर इसी क्षण, इसी सेकंड में अगर सेना से कहा जाए कि चलिए शुरू करिए, सेना एक सेकंड के लिए नहीं सोचेगी और अगले ही क्षण आपको पाकिस्तान पर चढ़ाई शुरू होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जीत की तैयारी में बड़ा अंतर होता है और इसीलिए मानेक शॉ ने समय लिया। मौसमी परिस्थितियां पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन गया है, में मार्च अप्रैल के समय पे भारी बारिश और बाढ़ का मौसम होता है, जिससे सैन्य अभियानों में कठिनाई होती है। अक्टूबर नवंबर में मौसम शुष्क और अनुकूल होता है, जो टैंकों, तोपों और सैन्य गतिविधियों के लिए बेहतर था। एक तरीके से उस वक्त में हालात ऐसे थे कि आपको पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़नी है और इस वक्त में जो बांग्लादेश है उससे भी अपने आप को जो है वो लड़ाई लड़नी है। और दोनों तरफ पाकिस्तानी सेना थी, दोनों तरफ पाकिस्तान के जंगी जहाज से, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। भारत को लड़ाई इधर भी और उधर भी, दोनों जगह पर लड़नी थी। लेकिन बारिश में, जबरदस्त बारिश में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में चलना भी दुर्भर हो जाता है। वहां पर आप टैंक को कैसे दौड़ाएंगे, आपके टैंक कैसे चलेंगे, कीचड़ में टैंक नहीं चल सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी समय ऐसा नहीं है कि अगर युद्ध चला और युद्ध लंबा खिंच गया तो हम सरवाइव कर पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हिमालय दर्रों का खुलना, मानेक शॉ ने बताया कि अप्रैल में हिमालय के दर्रे खुल जाते हैं, जिससे चीन द्वारा संभावित हस्तक्षेप का खतरा बढ़ सकता था। अक्टूबर नवंबर तक ये दर्रे बर्फ से बंद हो जाते हैं, जिससे 2 मोर्चों पर युद्ध का जोखिम कम हो जाता है। अब ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के पीछे बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए पाकिस्तान बार बार उकसावे की कोशिश करता रहता है। उकसाने के लिए भारत को कुछ न कुछ हमले करता है, भारत को चुभने का काम करता है। और कभी पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा होता है, कभी दूसरे और मुल्क खड़े होते हैं। और इस बात को मानेक शॉ ने कहा कि आप इस बात को भी देखें कि जो पहाड़ी रास्ते हैं जिसके जरिए चीन की सेना पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का काम करेगी, गोला बारूद हथियार पहुंचाने का काम करेगी, अगर वो रास्ते, अगर बर्फ पड़ेगी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, तो रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। यानी हिमालय एक तरीके से काट देगा पाकिस्तान और चीन को। और अगर हिमालय काट देता है पाकिस्तान और चीन को, अलग थलग कर देता है, बर्फ अगर काट देती है, तो फिर हमारे लिए आसानी इस बात की हो जाएगी कि चीन ऑफिशियल युद्ध कर नहीं सकता है भारत से। पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश में, यहीं पर हमें सिर्फ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चीन के साथ में हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। 1962 में चीन के साथ में पहले ही एक लड़ाई हो चुकी थी, तो ऐसे में चीन और दूसरी लड़ाई चाहता नहीं था। तो इसलिए
हिमालय के दर्रों का भरना भी जरूरी था। यह बात सैम मानेकशॉ ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो समझाई, उनके समझ में आ गई। इसके बाद में उन्होंने कहा कि रणनीतिक योजना उसको मजबूत करना जरूरी है। मानेकशॉ ने युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए सटीक रणनीति और योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 6 महीने की तैयारी के बाद वह जीत की गारंटी दे सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी गोरिल्ला लड़ाकों को प्रशिक्षित करने और पाकिस्तानी सेना की कमजोरियों का विश्लेषण करने की योजना बनाई। मतलब उन्होंने 2 मोर्चों पर काम किया। बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी थी, जो लगातार वहां पर अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको और किस तरीके से मदद दी जा सकती थी, उनको और कैसे ट्रेंड किया जा सकता था, वो कैसे पाकिस्तान के लिए वहां पर नासूर बन सकते थे, इसके लिए पूरी तैयारी की। और पाकिस्तान की सेना कहां पर कितनी ताकतवर है, कहां कितनी कमजोर है, ये होमवर्क करने का काम भी मानेकशॉ ने किया। मनोबल और एकजुटता। मानेकशॉ ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और सेना को एकजुट करने के लिए समय का उपयोग किया। उनकी रणनीति थी कि युद्ध तब शुरू किया जाए जब भारत सैन्य और मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो। मतलब पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंस में हो। ऐसा नहीं हो कि 1962 की लड़ाई, जिसमें हमें एक बड़ी चोट पड़ी थी, 1962 की लड़ाई के बाद में अगर ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ में, ये लड़ाई अगर हम हार जाते हैं तो फिर भारत बहुत पीछे चला जाएगा और भारत पर फिर पाकिस्तान और चीन नजरें गाड़ देंगे और भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से सेना को भी तैयार किया, लोगों को भी समझा, क्योंकि लंबा वक्त नहीं बीता था। कुल मिलाकर के 9 साल का वक्त बीता था और 9 साल का वक्त कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जब आपको एक बड़ी चोट पड़ी हो, 62 की लड़ाई में हमें एक चोट पड़ी थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में सेना का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी था कि युद्ध शुरू किया जाए तो पूरे जोश के साथ में और पूरे आत्मविश्वास के साथ में सेना आगे बढ़े, जीत के लिए आगे बढ़े। ये सेना के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, इसके लिए समय चाहिए था। और सैम मानेकशॉ ने इसके लिए न केवल समय लिया, बल्कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको भरपूर साथ भी दिया, समय भी दिया। और उसके बाद में वो हुआ कि दुनिया देखती रह गई। उस वक्त में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को 2 टूक कह दिया था। उसी युद्ध में अमेरिका ने कहा कि आप आगे नहीं बढ़े, वरना हमारा 7वां बेड़ा आ रहा है, जंगी जहाजों का 7वां बेड़ा आ रहा है। इंदिरा गांधी की तरफ से कहा गया कि चाहे 7वां बेड़ा आए या 70वां बेड़ा आए, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और उसके बाद में युद्ध जारी रहा। 93,000 सैनिकों का सरेंडर होता है। यह तस्वीर उस वक्त की ऐतिहासिक तस्वीर है। यह तस्वीर जो सेना मुख्यालय में लगी हुई है, सेना की जीत की तस्वीर है। इस तस्वीर में पाकिस्तानी अधिकारी वो अपनी हार पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसके लिए एक लंबा समय भी लिया गया, एक ऐसा मुकाम हासिल किया गया जिसने दुनिया का नक्शा बदल करके रख दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सेना एक बार फिर से वही काम करने जा रही है? क्या वाकई 1971 का वो समय, वो दौर फिर से दोहराया जाएगा? क्या वाकई 6 महीने की तैयारी में सेना अब पूरी तरह से पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने के लिए अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुकी होगी? क्योंकि इस वक्त में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब डीजीएमओ की तरफ से कहा गया, डीजीएमओ से सवाल पूछा गया, भारतीय डीजीएमओ से, कि क्या हमारे कोई राफेल विमान मारे गए हैं? क्या हमारे कोई विमान को पाकिस्तान की द्वारा गिराया गया है? उन्होंने कहा कि ये कॉम्बैक्ट लड़ाई है, इसमें नुकसान होता है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और किस तरीके का नुकसान हुआ है। हमारी लड़ाई ये थी कि हम टारगेट करें, उन निशानों पर टारगेट करें जो हमें दिए गए थे, वहां पर हमने टारगेट किया। अब देखना यही है कि क्या 6 महीने बाद या कुछ समय गुजरने के बाद ये परिस्थितियां फिर से बनती हुई दिखाई देती है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।